नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स के नए दौर की, जो दुनिया भर में अपने कदम मजबूत कर रहा है। अब ये सिर्फ 5 देशों का ग्रुप नहीं रहा, इसकी रीच और इम्पैक्ट बढ़ गया है। इस साल के ब्रिक्स समिट में रसिया के साथ मिलकर नए नए कदम उठाए गए हैं, नए मेंबर्स और एक नई करेंसी के साथ। चलिए शुरू से समझते हैं क्या हुआ है, कैसे काम करता है और आखिर भारत के लिए इसका क्या मतलब है। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2009 में बना था, जिसमें शुरुआत में 5 बड़े बड़े इमर्जिंग इकोनॉमीज थी: ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन देशों का लक्ष्य है अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल गोल्स को अचीव करना बिना किसी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के। ब्रिक्स का स्ट्रक्चर ऐसा है जहां हर मेंबर को इक्वल इंपोर्टेंस है और ये म्यूचुअल बेनिफिट और रिस्पेक्ट पर बेस्ड है। इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीवी एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मेंबर कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में लोन देने में मदद करता है। ये काम वैसे ही करता है जैसे वर्ल्ड बैंक काम करता है, लेकिन ब्रिक्स का फोकस डेवलपिंग और इमर्जिंग नेशंस की ग्रोथ पर ज्यादा है। इंडिया के लिए ब्रिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 4 मेन एस्पेक्ट्स में इसका रोल समझा जा सकता है: इकोनॉमिक पार्टनरशिप, पॉलिटिकल अलायंस, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इनोवेशन और डेवलपमेंट। इकोनॉमिक पार्टनरशिप में ब्रिक्स के मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया अब ग्लोबल इकोनॉमी के नए पावर हाउस बन रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट के जरिए भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड को और मजबूत बना सकता है। पॉलिटिकल अलायंस में ब्रिक्स भारत के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म जैसा काम करता है जहां वो अपने रीजनल और ग्लोबल इश्यूज रेज कर सकता है बिना किसी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के। यहाँ पर भारत अपने जियोपॉलिटिकल इश्यूज को रेज कर सकता है, जैसे चाइना से लगातार बढ़ने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरफेरेंस पर अपनी आवाज को और मजबूत बना सकता है। भारत के लिए ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस अब डिफेंस और सिक्योरिटी में भी है, क्योंकि नए मेंबर्स और ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमीज ब्रिक्स में जुड़ रहे हैं। यहाँ डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन का स्कोप और भी बढ़ रहा है। इनोवेशन और डेवलपमेंट में ब्रिक्स को अपने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के लिए भी जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है, जो भारत के डेवलपमेंट गोल्स के लिए फायदेमंद है। अब बात करते हैं नाटो और ब्रिक्स के बीच के पॉसिबल कंपटीशन पर। नाटो, जो कि एक वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस है, उसका मेन गोल अपने मेंबर कंट्रीज को डिफेंस और सिक्योरिटी एश्योरेंस देना है, लेकिन ब्रिक्स का एम ब्रॉडर है। ये सिर्फ डिफेंस नहीं, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पर भी फोकस करता है। इसका मेन मोटो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के यूनिपोलर डोमिनेंस को चैलेंज करता है। ब्रिक्स के नए मेंबर्स और ब्रिक्स की करेंसी जैसे स्टेप इसी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को मजबूत बनाने के लिए लाए गए हैं। नाटो की तरह ब्रिक्स कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन अगर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये वेस्टर्न डोमिनेंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग चैलेंज दे सकता है।
इस साल के समिट में सबसे बड़ा सरप्राइज था नए मेंबर्स का ऐड होना, जिसमें ईरान भी शामिल है। इसके पीछे रसिया का स्ट्रेटजिक रोल है, जो कि पिछले कुछ महीनों में ईरान को ओपनली सपोर्ट करता आया है, जैसे कि इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में। इस स्टेप से रसिया ने अपना इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में और भी स्ट्रॉन्ग कर लिया है, जो वेस्टर्न नेशन के लिए एक बड़ी टेंशन का कारण बन सकता है। इसके साथ ही और 2 नए देश भी ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, जो अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स के लिए माने जाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से वो 2 देश हैं जो ईरान के साथ साथ ब्रिक्स में अभी ऐड हुए हैं। इन नए मेंबर्स के शामिल होने से ब्रिक्स का रीच और इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक बढ़ गया है, जो जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी है। एक और सबसे बड़ा डिसीजन ब्रिक्स समिट में लिया गया है नए ब्रिक्स करेंसी का। ये करेंसी मेनली मेंबर्स कंट्रीज के बीच ट्रेड को प्रमोट करेगी, बिना डॉलर के डिपेंडेंसी के। अब तक इंटरनेशनल ट्रेड का मेन मीडियम डॉलर ही रहा है, लेकिन इस नए करेंसी के साथ ब्रिक्स अपने ट्रेड को और भी इंडिपेंडेंट और स्टेबल बनाना चाहता है। इसका असर वर्ल्ड ट्रेड पर बहुत सिग्निफिकेंट होगा। ये नए मेंबर्स और करेंसी नए एरा को डिफाइन करेंगे, जहां डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज़ और मजबूत होगी और वर्ल्ड पावर में एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू ब्रिक्स समिट का और नए चेंजेस जो दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैलेंस को बदलने वाले हैं। भारत के लिए ये नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आते हैं, जिससे अपना ग्रोथ और ग्लोबल रीच और मजबूत बन सकता है। आपके क्या विचार हैं ब्रिक्स करेंसी और नए मेंबर्स के एडिशन के बारे में? क्या ये आने वाले वक्त में वर्ल्ड इकोनॉमी पर एक पॉजिटिव असर डालेगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये रहा आपका क्वेश्चन, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये रहे आपके ऑप्शंस। सही आंसर देने वाले को मैं हार्ट दे दूंगा, जिससे आपको पता चले कि सही आंसर क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वर्ल्ड अफेयर्स पर लेटेस्ट वीडियोस अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।